हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल होम्यो साइंस। आज से हम फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे इंजरीज़। तो इंजरी क्या है? इंजरी मतलब इंजरी ऐसा कोई भी हार्म जो इलीगली किया गया हो, चाहे वो पर्सन की बॉडी में हो, माइंड में हो, रेपुटेशन में हो या फिर प्रॉपर्टी में हो। और इंजरी डिफाइन की गई है सेक्शन 44 आईपीसी के थ्रू। एनी हार्म वट एवर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। ठीक है। अब वुंड वुंड क्या होता है? कोई भी इंजरी जहाँ पर स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन फट जाए, मतलब उसकी कंटिन्यूटी में कोई भी ब्रीच आ जाए, तो उसको बोलते हैं वुंड। एनी इंजरी वेयर देयर इज़ अ ब्रीच ऑफ नेचुरल कंटिन्यूटी ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन। अगर हम मेडिको लीगल प्रैक्टिस में देखें वुंड क्या है, तो वुंड और इंजरी एक दूसरे के सिनोनिमस हैं, मतलब सेम ही है। बट वुंड का मतलब है कोई भी लीजन, एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, जो किसी वायलेंस के कारण आया हो। हाँ। और मतलब हाँ, मतलब कि वुंड क्या है, एक टाइप की इंजरी ही है। लेकिन इंजरी में कुछ भी इलीगली हो रहा है, हार्म हो रहा है कहीं भी बॉडी में, माइंड में, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी में। लेकिन वुंड में क्या हो रहा है, स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन में की कंटिन्यूटी रुक रही है, वहाँ पर कोई लीज़न पाया जा रहा है, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो। और वो भी किसकी वजह से? प्रेशर अप्लाई करने की वजह से, कोई एनर्जी, मतलब एकदम फोर्स अप्लाई करा, वॉयलेंस की वजह से हुआ है। ठीक है। बेस्ड ऑन कॉजेटिव फैक्टर, इंजरी को अलग अलग टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। तो सबसे पहले हम इंजरी पढ़ेंगे कॉजेटिव फैक्टर, मतलब कॉजेज़ के बेसिस पे इंजरी कितने टाइप की होती है। तो कॉजेज़ के बेसिस पे देखें, अगर किसी भी फिज़िकल वायलेंस से इंजरी हो रही है या तो उसे हम फिज़िकल इंजरी या फिर मैकेनिकल इंजरी बोलते हैं। और ये कौन कौन कितने टाइप की होती है? एवरेजन, ब्रूज को हम कंट्यूजन भी बोलते हैं, लैसरेटेड वुंड, इंसाइज वुंड, स्टैब वुंड, फायर आर्म वुंड, फ्रैक्चर या फिर डिसलोकेशन ऑफ बोन, टूथ या जॉइंट, मतलब कहीं भी डिसलोकेशन हुआ है बोन का, टूथ का, जॉइंट का या फ्रैक्चर, तो ये सब एक में आ जाते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद है कॉजेटिव फैक्टर। अगर फिज़िकल वायलेंस था तो फिज़िकल इंजरी थी, उसमें ये सारे आ रहे थे। अगर पॉजिटिव फैक्टर टेम्परेचर है, मतलब टेम्परेचर की वजह से इंजरी हो रही है, बढ़ने या घटने की वजह से, तो हम उसे बोलते हैं थर्मल इंजरी। तो अगर हमने हीट की वजह से इंजरी हुई है तो हम उसे बोलते हैं हीट क्रैम्प्स। थर्मल इंजरी तो उसके एग्जांपल क्या हैं जो हीट की वजह से हुई है? हीट क्रैम्प्स, हीट स्ट्रोक या फिर बर्न्स और स्कैल्स। और अगर कोल्ड अप्लाई करने से इंजरी हुई है तो हाइपोथर्मिया, मतलब टेम्परेचर गिर गया बहुत ज़्यादा, तो हाइपोथर्मिया या फिर फ्रॉस्ट बाइट और ट्रेंच फुट। फ्रॉस्ट बाइट सर्दियों में देखा है, जैसे कुछ लोगों के पैरों की उंगलियां एकदम निशान पड़ जाते हैं, काली पड़ जाती हैं, एकदम कटने लगती हैं, वो फ्रॉस्ट बाइट होता है, सर्दी की वजह से हो रहा है। अगर किसी केमिकल के वजह से इंजरी हो रही है, यानी कि केमिकल में क्या आ सकता है, मतलब एसिड, एल्कली, एनिमल या फिर प्लांट एक्सट्रैक्ट, इन सब की वजह से इंजरी हो रही है तो केमिकल इंजरी। इसमें क्या हो सकता है? इरिटेशन हो सकती है, कोराइजन हो सकता है। फिर नेक्स्ट है मिसलेनियस इंजरी। मिसलेनियस इंजरी क्या है? इसमें जो भी अदर फैक्टर्स हैं वो आते हैं, मतलब फिजिकल फोर्स से हुई तो फिजिकल इंजरी, केमिकल से हुई केमिकल इंजरी, और थर्मल से हुई थर्मल इंजरी। अब इसके अलावा जिससे हुई वो ज़्यादातर इंजरीज वो मिसलेनियस में ले लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी से हुई तो इलेक्ट्रिकल इंजरी वो आएगी मिसलेनियस में। रेडिएशन इंजरी, लाइटनिंग इंजरी और ब्लास्ट इंजरी, ये सब आती हैं मिसलेनियस में। अब रेडिएशन में भी बहुत टाइप के रेडिएशन होते हैं, तो एक्सरे, यूवी, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की वजह से वो सब रेडिएशन इंजरी में आएगी। ये सब थी कॉजेटिव फैक्टर के बेसिस पे। अब हम देखेंगे कि इंजरी के नेचर के बेसिस पे कितने तरह की है इंजरी। तो नेचर ऑफ इंजरी के बेसिस पे देखेंगे तो दो तरह की होती है। लीगली अगर हम देख रहे हैं तो सिंपल और ग्रीवियस। तो ग्रीवियस इंजरी और सिंपल इंजरी। अगर हम मैनर ऑफ इंजरी देखें, इंजरी मेडिको लीगली
एस्पेक्ट से अगर हम देख रहे हैं मैनर ऑफ इंजरीज़ के बेसिस पर, तो कौन कौन सी हो सकती है? सुसाइडल, होमिसाइडल, एक्सीडेंटल, डिफेंस, फैब्रिकेटेड और सेल्फ इन्फ्लिक्टेड। सेल्फ इन्फ्लिक्टेड मतलब जो खुद क्रिएट करी गई है। बेस्ड ऑन टाइप ऑफ इन्फ्लिक्शंस, इन्फ्लिक्शंस के टाइम पर, बेस्ड ऑन टाइम ऑफ इन्फ्लिक्शन, इन्फ्लिक्शन के टाइम के बेसिस पे देखा जाए तो इंजरी दो तरह की होती है, एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम। एंटीमार्टम में या तो रिसेंट हो सकती है या तो ओल्ड हो सकती है। अब हम देख रहे हैं कि जो फिजिकल इंजरीज़ होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक तो ब्लंट फोर्स इम्पैक्ट, दूसरा शार्प फोर्स स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट। मतलब एक तो ब्लंट फोर्स की इम्पैक्ट से होती हैं या फिर हम कह सकते हैं ब्लंट फोर्स ट्रॉमा से हुई हैं, और उनको बोल सकते हैं ब्लंट वेपन इंजरी हैं। और दूसरी होती हैं शार्प फोर्स ट्रॉमा से, या फिर हम बोल सकते हैं शार्प वेपन इंजरीज़। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ब्लंट फोर्स इम्पैक्ट या फिर ब्लंट वेपन इंजरीज़। तो ब्लंट है तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर जो कटिंग एज होगी या फिर जो भी हम वेपन लेंगे वो शार्प नहीं होगा और उसकी कटिंग एज नहीं होगी कोई भी। ठीक है, अब इसमें तीन तरह के तीन आती हैं, एब्रेजन, कॉन्ट्यूजन और लेसरेशन। जो एब्रेजन है वो क्या है, उसकी लेंथ होगी, विड्थ होगी। एब्रेजन, कॉन्ट्यूजन की भी लेंथ होगी, विड्थ होगी। लेकिन लेसरेशन का मतलब क्या है, फट गया है काफ़ी, तो अंदर तक गया है। और लेसरेशन में क्या होगी, 3D इंजरी है ये, लेंथ, विड्थ और डेप्थ। अब हम मेडिको लीगल सिनेरियोज देखें ब्लंट फोर्स ट्रॉमा के, तो क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ मिलती हैं ये इंजरी। तो सबसे कॉमन है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, RTA। तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में सबसे ज़्यादा मिलती है ब्लंट फोर्स इंजरीज़। और फॉल फ्रॉम हाइट, अगर कोई हाइट से गिर गया या फिर ब्लंट वेपन से असॉल्ट किया किसी को, तो मिलेगी ब्लंट फोर्स इंजरीज़। अब सबसे पहले पढ़ा था हमने एब्रेजन पढ़ते हैं। एब्रेजन है क्या, डैमेज ऑफ सुपरफिशियल एपिथेलियल लेयर ऑफ स्किन। सुपरफिशियल एपिथेलियल लेयर ऑफ स्किन की जो सबसे ऊपर वाली एपिथेलियल लेयर है उसका डैमेज हो रहा है, तो हम बोलते हैं एब्रेजन। यूजुअली एपिडर्मिस एंड पैपिलरी डर्मिस, जहाँ पर पपीला पाए जाते हैं वो वाली डर्मिस, या फिर एपिडर्मिस सबसे ऊपर वाली, तो वहाँ पर होती है ये इंजरी ड्यू टू ब्लंट फोर्स वेपन। और किसकी वजह से हो रही है, ब्लंट फोर्स की वजह से या फिर ब्लंट वेपन की वजह से। एब्रेजन क्या थी, हमने पढ़ा एब्रेजन क्या है कि डैमेज होता है सुपरफिशियल एपिथेलियल लेयर का स्किन की, उसमें भी एपिडर्मिस का, और एपिडर्मिस या फिर पैपिलरी डर्मिस। और किसकी वजह से होगा, ब्लंट फोर्स की वजह से या ब्लंट वेपन की वजह से। ठीक है, अब इसमें अलग अलग टाइप के एब्रेजन होते हैं, जैसे स्क्रैच, प्रेशर, ग्रेज, इम्प्रिंट। तो एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले है स्क्रैच एब्रेजन। स्क्रैच एब्रेजन क्या है, ड्यू टू पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, स्क्रैच हुआ है किसकी वजह से, पॉइंटेड ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं, जैसे हम स्क्रैच क्या बोलेंगे, जैसे हमने नेल से ऐसे किसी को मार दिया तो हम यही बोलते हैं ना, स्क्रैचिंग कर रहे हैं या स्क्रैच हो गया। तो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट होगा, नेल, थॉर्न और पिन, किसी की वजह से भी हो सकता है। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन बी टोल्ड। अब इसकी मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या है स्क्रैच की, स्क्रैच से हम मतलब स्क्रैच को देखकर हम बता सकते हैं कि किधर से फोर्स अप्लाई किया गया है। कैसे बता सकते हैं, जैसे हमने नेल यानी कि कोई चोबा लिया, उससे घुसा के इंजरी कराई, तो जो स्किन होगी जहाँ से हमने स्टार्ट करा और जहाँ हम ले गए, वो स्किन सारी इकट्ठी होकर वहाँ इकट्ठी हो जाएगी, तो ये हो गई स्क्रैच, मतलब स्क्रैच अब्रेजन हो गया। हाँ, तो जब हम किसी को स्क्रैच करते हैं, मतलब किसी भी पॉइंटेड ऑब्जेक्ट से स्क्रैच करते हैं, तो ऐसे हमने पेन घुसाई और किसे खींच दिया, तो जो स्किन है वो एक साइड आगे इकट्ठी हो जाती है, उसको बोलते हैं टैग ऑफ एपिथेलियम। तो जिस साइड हम फोर्स लगाकर ले जाएंगे उस साइड वो इकट्ठी हो जाएगी, तो उससे हमें डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता लग जाती है। नेक्स्ट है प्रेशर एब्रेजन। प्रेशर एब्रेजन किस वजह से होता है, ड्यू टू प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस ऑन द स्किन। किसी भी सब्सटेंस का, रफ सब्सटेंस का प्रेशर स्किन पे अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से प्रेशर एब्रेजन होता है। जैसे लाइगेचर मार्क ऑन नेक इन हैंगिंग, जब हैंगिंग के केस में किसी इंसान को
रस्सी से या किसी भी ऑब्जेक्ट से उसकी गर्दन दबा के लटका दिया, तो प्रेशर अप्लाई किया ना स्किन पे बहुत ज़्यादा, लटकाने की जगह खींच दिया, तो प्रेशर अप्लाई किया, तो उसकी नेक पे जो लाइगेचर मार्क बना है वो एग्जाम्पल है प्रेशर एब्रेजन का। नेक्स्ट है ग्रेज एब्रेजन। ग्रेज एब्रेजन क्यों होता है? ड्यू टू फ्रिक्शन विद रफ सरफेस। रफ सरफेस के साथ अगर फ्रिक्शन करा दिया जाए, मतलब किसी इंसान को घसीट दिया जाए, तो जो एब्रेजन होगा वो ग्रेज एब्रेजन होगा। और यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट जो हमने पढ़ा था स्क्रैच या फिर स्क्रैच एब्रेजन, उसको हमने लीनियर एब्रेजन भी बोलते हैं, क्योंकि वहाँ एक ऑब्जेक्ट था पिन पॉइंटेड, उससे खींचा था। लेकिन ग्रेज एब्रेजन को हम स्लाइडिंग एब्रेजन, स्क्रैप एब्रेजन, ग्राइंडिंग एब्रेजन बोलते हैं। जैसे हमने किसी इंसान को घसीट दिया तो उसकी कहीं की स्किन खुरच के पूरी एक जगह इकट्ठी हो गई, तो उसका भी, इससे भी हमें क्या पता चलेगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता चल जाएगा, क्योंकि इसका भी टैग ऑफ, इसके भी जो एपिथेलियम के टैग होंगे वो एक तरफ इकट्ठे हो जाएंगे। पर स्क्रैच या एब्रेजन में सिर्फ एक था, यहाँ बहुत सारे होंगे, और ये सबसे कॉमन कहाँ होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में। लास्ट है इम्प्रिंट एब्रेजन। इम्प्रिंट एब्रेजन क्या है? वेपन स्ट्राइकिंग परपेंडिकुलर एंड लीविंग प्रिंट ऑन इट्स स्ट्राइकिंग एरिया ऑफ स्किन। मतलब कोई भी वेपन आया, वो परपेंडिकुलर स्ट्राइक किया और स्ट्राइकिंग एरिया को छोड़ गया, ठीक है, स्ट्राइकिंग एरिया पे अपना प्रिंट छोड़ गया, ठीक है, उसको बोलते हैं इम्प्रिंट एब्रेजन। जैसे अगर हम कॉमनली देखें तो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में टायर के मार्क्स मिलते हैं बॉडी में, या फिर किसी बंदे ने किसी को काट लिया तो दांत का जो इम्प्रिंट है बाइट का, वो बन गया। और बहुत बहुत जगह ऐसा देखा था, पुराने ज़माने में बंदूआ बना लेते थे, तो जो उनके हाथों पे स्टैम्प देते थे, तो कस के दबा के छोड़ देते थे, फिर उनके हाथ पे एक मार्क बन जाता था, ऐसे भी देख सकते हैं। तो अगर इम्प्रिंट एब्रेजन क्या मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस क्या है, इससे हम पता लगा सकते हैं कौन सा वेपन या कौन सा ऑब्जेक्ट यूज़ किया है वायलेंस के लिए। अब हम एब्रेजन की मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस देखेंगे, तो सबसे पहले हमें पता क्या चलता है, साइट ऑफ इम्पैक्ट पता चलता है इससे। दूसरा जो मोस्ट कॉमन है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, हर एक में हमने पढ़ा कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता कर सकते हैं। एज ऑफ नेचर ऑफ इंजरी, इंजरी का नेचर पता कर सकते हैं कि कैसी इंजरी है, कौन सा एब्रेजन है, इम्प्रिंट है, ग्रेज है, कैसा है। एज ऑफ इंजरी, इंजरी की एज पता लगाई जा सकती है, क्योंकि जो फ्रेश इंजरी होगी वहाँ ब्लड दिखेगा, और जो थोड़ी पुरानी इंजरी हो जाएगी वो ब्राउनिश होती जाएगी, जो फ्रेश होगी वो रेडिश होगी, ऐसे। पैटर्न एब्रेजन आर हेल्पफुल इन कनेक्टिंग द वुंड विद कॉजेटिव वेपन। और जो पैटर्न एब्रेजन है, यानी कि इम्प्रिंट एब्रेजन देख लो जैसे, या फिर प्रेशर एब्रेजन, तो जिनके पैटर्न्स हैं उससे हमें क्या पता चलेगा, कौन सा, मतलब वुंड से कनेक्ट करके हमें ये पता चलेगा कि वुंड ऐसा है तो ऐसा वेपन यूज़ किया गया होगा। कैरेक्टर और मैनर ऑफ इंजरी पता चल जाएगा, कैरेक्टर, इंजरी का कैरेक्टर कैसा है, ठीक है, ये डीप है या नहीं है, ठीक है, और मैनर भी पता कर गया। इन ओपन वुंड्स डर्ट, डस्ट, ग्रीस और सैंड इज़ यूजुअली प्रेजेंट दैट कनेक्ट टू द सीन ऑफ क्राइम। और अगर ओपन वुंड है तो उसमें डर्ट, डस्ट, ग्रीस या फिर बालू मिलती है, सैंड, तो उससे हमें क्या पता चलता है, इन सब चीज़ों से, कि कौन सी जगह पर क्राइम हुआ है। जैसे अगर बालू मिली तो ऐसे एरिया में हुआ होगा जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो, या फिर कुछ और। ग्रीस मिला है तो किसी फैक्ट्री या फिर किसी भी मतलब किसी भी फैक्ट्री या फिर हाँ ऐसी लोकेलिटी में मिलेगा। डस्ट मिल रही है तो किसी भी डस्टी एरिया में मिलेगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा डस्ट हो। डर्ट है तो ऐसे एरिया में देखेंगे जहाँ पर डर्ट ज़्यादा हो, तो ऐसे सीन ऑफ क्राइम कहाँ कमिट हुआ है ये पता चल जाता है। अब एब्रेजन के बाद है ब्रूज या फिर कंट्यूजन भी बोलते हैं जिसको। ये क्या होता है, एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ ब्लड इन सबक्यूटेनियस टिश्यू ड्यू टू रप्चर ऑफ सबक्यूटेनियस वेसल्स ऑन बीइंग इम्पैक्टेड बाय ब्लंट वेपन। मतलब सबक्यूटेनियस वेसल के फटने से, जो सबक्यूटेनियस टिश्यू है वहाँ पर ब्लड का बाहर आना, एक्स्ट्रावेजेशन होना, मतलब दिखना, निकल के आना, उसको बोलते हैं ब्रूज या फिर कंट्यूजन।
और ये किससे होता है? बीइंग इम्पैक्टेड बाई ब्लंट वेपन से, क्योंकि शार्प वेपन से होगा तो इंजरी हो जाएगी, ये कट लग जाएगा या फिर लैसरेटेड वुंड बन जाएगा, कुछ भी बन जाएगा। लेकिन अगर हम जैसे लाठी से मारते हैं तो क्या होगा? वहाँ पर नीला नीला पड़ जाएगा, नील बोलते हैं जिसे हम, उसे हम ब्रूज कहते हैं। ब्लूइश पर्पलिश डिस्कलरेशन, ठीक है। और वहाँ की स्किन नहीं हटेगी, स्किन हट जाएगी तो वो क्या होगा? अब ब्रूज में क्या होता है कि ओनली इंजरी टू शो, ठीक है, इंजरी दिखती है। और किसी भी ब्रूज के दो प्रेजेंटेशन होती हैं। हाँ, तो ब्रूज और कॉन्ट्यूज़न एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो जिससे आसानी रहेगी। ब्रूज और कॉन्ट्यूज़न क्या है? एक्स्ट्रावेजेशन ऑफ ब्लड, किसकी वजह से? सबक्यूटेनियस वेसल के फटने की वजह से सबक्यूटेनियस टिश्यू में हो जाता है। और इम्पैक्ट किसके द्वारा होता है? ब्लंट वेपन के थ्रू, शार्प वेपन से नहीं होता। ब्रूज यानी कि ब्लूइश पर्पलिश डिस्कलरेशन, ठीक है। यहाँ की स्किन इंटैक्ट रहती है और केवल इंजरी दिखती है। अब इसके दो प्रेजेंटेशन होते हैं, एक्टोपिक प्रेजेंटेशन और डिलेड प्रेजेंटेशन। एक्टोपिक प्रेजेंटेशन क्या है कि माइग्रेटरी है, मतलब ग्रेविटी शिफ्टिंग ऑफ ब्लड कह सकते हैं, कि जहाँ पर हुई है, चोट लगी है, वहाँ नहीं हुआ, उससे शिफ्ट हो गया, माइग्रेट कर गया, तो माइग्रेटरी। दूसरा है डिलेड प्रेजेंटेशन। डिलेड प्रेजेंटेशन यानी कि डीप रूज भी कहते हैं। इसको 1 से 2 दिन लगते हैं सरफेस पे अपीयर होने में, इसीलिए इसको डिलेड प्रेजेंटेशन कहते हैं। मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस देखें ब्रूजेस की तो क्या है? कलर चेंज होता है, और जिसकी वजह से, कलर चेंज होने की वजह से हमें पता चल जाता है इंजरी की टाइमिंग क्या है। क्योंकि जो फ्रेश ब्रूज होगा उसका कलर होगा रेड, फिर मरून, ऐसे डार्क होता जाता है, फिर ब्राउन, ब्लू पड़ जाता है, ब्लूइश पर्पलिश, फिर उसके बाद ब्राउन पड़ जाता है। तो कलर चेंज होने से हमें पता चलता है कि ब्रूज कितना पुराना है, तो इससे टाइम पता चल जाता है। अब हीलिंग ऑफ कॉन्ट्यूज़न देखें, मतलब एज ऑफ ब्रूज कैसे होगी? तो जब फ्रेश ब्रूज होगा तो उसका कलर रेड होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस की वजह से। फिर 3, अब ब्रूज हो गया मतलब वहाँ पर स्किन क्या हुई? डैमेज हो गई। अब अभी तक वहाँ फ्रेश ब्लड पहुँच रहा था, ऑक्सी हीमोग्लोबिन पहुँच रही थी, लेकिन अब नहीं पहुँचेगी। तो 3 घंटे बाद या 3 घंटे से 3 दिन तक वहाँ ब्लू रहेगा कलर। ब्लू क्यों? क्योंकि अब वहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं पहुँच रही, अब वहाँ डीऑक्सी हीमोग्लोबिन है, तो उसकी वजह से ब्लू कलर हो जाएगा। 4th डे पर क्या होगा? ब्राउन हो जाएगा। ब्राउन क्यों होगा? हीमोसिडेन की वजह से। फिर 5th 6th डे पे ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन क्यों होगा? बिलीवर्डिन या फिर हीमेटोइडिन की वजह से। 7th से 10th डे में येलो हो जाएगा बिलीरुबिन की वजह से। और फिर 2 हफ्ते लगते हैं इसको सही होने में, 2 हफ्ते बाद ये नॉर्मल हो जाएगा। मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या है इसकी? इंजरी की एज पता चलती है कलर से, नेचर ऑफ इंजरी पता चलता है, डिग्री ऑफ वायलेंस पता चलता है साइज से, मतलब किससे किससे मारा गया है, लाठी, मोटी लाठी से, पतली लाठी से, किससे मारा गया है, साइज कितना बड़ा है ब्रूज का, उसके साथ। फिर नेक्स्ट है हमारा लेसरेशन। हमने 3 इंजरी पढ़ी थी ब्लंट फोर्स ट्रॉमा में, एब्रेजन, कंट्यूजन और लेसरेशन। तो एब्रेजन और कंट्यूजन तो 2D इंजरी थी, मतलब उनके पास लेंथ थी और बिड्थ थी। लेकिन लेसरेशन क्या है? 3D इंजरी है, इसके पास लेंथ भी है, बिड्थ भी है और डेप्थ भी है। तो यहाँ पर क्या होता है? स्किन रप्चर हो जाती है एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू ड्यू टू ब्लंट फोर्स इम्पैक्ट। रप्चर ऑफ स्किन एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू ड्यू टू ब्लंट फोर्स इम्पैक्ट, मतलब यहाँ भी हो तो रहा है, ब्लंट फोर्स का ही इम्पैक्ट हो रहा है, लेकिन इतनी बुरी तरह हो रहा है कि स्किन के साथ साथ सबक्यूटेनियस टिश्यू भी फट रहे हैं। कंट्यूजन में कोई रप्चर नहीं हो रहा था, एब्रेजन में रप्चर हो रहा था केवल एपिडर्मिस का, सुपरफिशियल लेयर का, ठीक है। इम्पॉर्टेंट फीचर्स क्या है लेसरेशन के? इसमें इरेगुलर मार्जिन्स होती हैं, टिश्यू ब्रिजेस या फिर टिश्यू टैग्स प्रेजेंट होते हैं। अब लेसरेशन के भी बहुत सारे टाइप हैं। सबसे पहले स्ट्रेच लेसरेशन। स्ट्रेच मतलब स्ट्रेच किया गया है उसको, मतलब प्रेशर अप्लाई किया गया है विद पुल, तो स्ट्रेच लेसरेशन। टीयर लेसरेशन। टीयर लेसरेशन में क्या हुआ है? स्किन टीयर हुई है और सबक्यूटेनियस टिश्यू का भी को भी
मतलब टीयर हुई है स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू दोनों एक साथ। तीसरा है ऑल्जन। ऑल्जन क्या है? हैवी रोलिंग फोर्स टीयर ऑफ स्किन, बहुत ज़्यादा रोलिंग फोर्स के साथ, मतलब ऐसा देखा है बहुत ज़्यादा रोलिंग फोर्स की वजह से स्किन टीयर हो गई है। ये कहाँ देखा जाता है कॉमनली? ऑल्जन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स में, मतलब कोई कोई व्हीकल आया, टकराया, इंसान घूमता हुआ काफ़ी दूर तक जाके गिर गया, तो क्या हुआ? ऑल्जन हो गया, यानी ऑल्जन बोल सकते हैं, या फिर ग्राइंडिंग कंप्रेशन हो गया, ग्राइंडिंग लेसरेशन हो गया। तो देखते हैं यहाँ पे। फिर है उसके बाद कट। अब ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, कट और स्प्लिट। अब कट क्या है? हैवी शार्प एज के साथ होगा, जैसे एक्स शार्प एज है, शार्प वेपन नहीं है और हैवी है, तो उसकी वजह से क्या होता है? हैवी होने की वजह से डीप कट लगता है और वाइड कट लगता है, ठीक है। और ये कॉमनली देखने को मिलता है असॉल्ट में या फिर अटैक्स में, क्योंकि वैसे तो कोई खुद को नुकसान, होमिसाइडल सुसाइडल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई खुद को कुल्हाड़ी से तो नहीं मारेगा। और कॉमनली देखें जैसे कुल्हाड़ी में, ठीक है। स्प्लिट लेसरेशन क्या है? स्प्लिटिंग होती है टिश्यू की, मार्जिन्स रेगुलर होते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था लेसरेशंस में इरेगुलर मार्जिन्स होते हैं, लेकिन सिर्फ स्प्लिट लेसरेशन में के मार्जिन्स रेगुलर होते हैं। सॉफ्ट टिश्यू सैंडविच बिटवीन हार्ड अंडरलाइंग डीपर स्ट्रक्चर एंड द एजेंट अप्लाइंग फोर्स। अब ये कैसे हो रहा है स्प्लिट लेसरेशन? कि दो हार्ड स्ट्रक्चर लिए, उसके बीच में हाथ सॉफ्ट टिश्यू को सैंडविच कर दिया, दबा दिया, तो जिसकी वजह से क्या हुआ? इस टिश्यू स्प्लिट होने लगा। तो ये क्या है? स्प्लिट लेसरेशन। जैसे स्कैल्प, फॉरहेड, आईब्रोज, लोअर जॉ। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे स्कैल्प पे देखें तो स्कैल्प के अंदर बोनी स्ट्रक्चर है तो वो हार्ड है, और एक्स से हमला कर रहे हैं तो एक्स का भी हार्ड है, तो बीच में जो टिश्यू आएगा सॉफ्ट टिश्यू, तो उस पर अप्लाई कर रहे हैं तो वो उसका टिश्यू का क्या होगा? टिश्यू स्प्लिट हो जाएगा। इसकी मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या है लेसरेशन की? इंजरी का कॉज पता चलता है, शेप ऑफ ब्लंट वेपन पता चल जाता है, कौन से शेप के ब्लंट वेपन से करा गया है, नेचर ऑफ इंजरी पता चल गया है। और लेसरेशन 3 तरह के हो सकते हैं, एक्सीडेंटल, होमिसाइडल और सुसाइडल, ठीक है। लेकिन स्प्लिट लेसरेशन सुसाइडल नहीं होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है शार्प वेपन इंजरीज। हाँ, तो शार्प वेपन इंजरीज क्या होती हैं? विद किसकी वजह से होगी? शार्प कटिंग एज या फिर पॉइंटेड एंड वाले वेपन से होंगी। वेपन विद अ शार्प कटिंग एज और पॉइंटेड एंड तो होती हैं शार्प वेपन इंजरीज। ये 3 तरह के होते हैं, इंसाइज वुंड, स्टैब वुंड और चॉप वुंड। इंसाइज वुंड की क्या होगी? जो वेपन होगा उसकी शार्प कटिंग एज होगी, स्टैब वुंड उसका पॉइंटेड एंड होगा, और चॉप वुंड उसका हैवी कटिंग ब्लेड होगा, ठीक है। अब इंसाइज वुंड देखते हैं। इंसाइज वुंड को हम कट, स्लैश या फिर स्लाइस भी बोलते हैं। ये 3D स्ट्रक्चर है, इसमें लेंथ, विड्थ, डेप्थ तीनों होगी, लेकिन लेंथ सबसे ज़्यादा होगी। लेंथ इज़ अ ग्रेटेस्ट डायमेंशन, डेप्थ से भी ज़्यादा इसकी लेंथ होगी। रेगुलर मार्जिन्स होंगे, सो टेलिंग एट द एंड। टेलिंग कैसे दिखाएगा? मतलब जहाँ पे हेड हमने शार्प कटिंग एज है, मतलब नाइफ़ ले लिया, नाइफ़ एक जगह घुसाया तो वहाँ तो कम है, फिर हम जब उसे खोलेंगे तो उसके लास्ट में जाके वो क्या करेगा? पॉइंटेड एज से ख़त्म होगा, तो वो टेलिंग हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है। नाइफ़ से, ग्लास से, रेजर से, स्कैपल से जो होती है वो है इंसाइज्ड वुंड। अब इसके मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस देखें तो क्या है? नेचर ऑफ वेपन का पता चलता है, अबाउट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैसे पता चलता है? जो हेड एंड होगा और जो टेल एंड होगा, तो जो जहाँ से हेड इंजरी होगी वो थोड़ा मोटा होगा, फिर इसकी डेप्थ ज़्यादा होती जाएगी, और फिर टेल एंड पे डेप्थ ख़त्म हो जाएगी, पर ऊपर स्किन फिर भी रप्चर रहेगी, तो टेलिंग हो जाएगी। तो जिससे हमें पता चलेगा जिस साइड टेलिंग होगी वही डायरेक्शन किसकी है? फोर्स की। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता चल जाता है, एज ऑफ इंजरी पता चल जाती है, नेचर ऑफ इंजरी पता लगा सकते हैं, मैनर पता लगा सकते हैं, एक्सीडेंट है, सुसाइड है या फिर होमिसाइड। नेक्स्ट है स्टैब वुंड।
स्टैब वुंड में क्या होगा, हमने पढ़ा इंसाइज वुंड का शार्प कटिंग एज होगी, स्टैब वुंड का हैवी पॉइंटिंग, स्टैब वुंड का क्या होगा, पॉइंटिंग एंड होगा। पॉइंटिंग एंड होगा, 3D इंजरी है तो लेंथ विड्थ डेप्थ तीनों होगी, लेकिन डेप्थ सबसे ज़्यादा होगी। डेप्थ इज़ अ ग्रेटेस्ट डायमेंशन। मार्जिन किस पर डिपेंड करेंगे, जो वेपन यूज़ किया गया है उस पर मार्जिन डिपेंड करेंगे। अब देखेंगे कि वुंड्स कैसे वुंड बनेगा, कैसे वेपन से और कैसी मार्जिन्स होंगी। अगर हम सिंगल शार्प कटिंग एज या फिर हम कहें सिंगल कटिंग एज वाला वेपन लेंगे तो उससे जो वुंड बनेगा वो वेज शेप्ड बनेगा और उसकी जो मार्जिन्स होंगी वो रेगुलर होंगी। ठीक है, रेगुलर तो अगर हम डबल कटिंग एज वाला वेपन लेंगे जैसे डैगर, तो उससे जो वुंड बनेगा वो स्पिंडल शेप्ड होगा और उसकी भी जो मार्जिन्स होंगी वो रेगुलर होंगी। मतलब वेज शेप्ड की भी रेगुलर होंगी, स्पिंडल शेप्ड की भी रेगुलर होंगी। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जो वेज शेप्ड होगा उसके पास सिर्फ एक अक्यूट एंगल होगा, क्योंकि वहाँ पर जो वेपन यूज़ हुआ है वो सिंगल कटिंग एज वाला है, और जहाँ पर डबल कटिंग एज वाला वेपन यूज़ हुआ है वहाँ पर जो एक्यूट एंगल होंगे वो दो होंगे और स्पिंडल शेप बनेगी। फिर तीसरा है कि अगर हम पॉइंटेड और ब्लंट वेपन लेते हैं, पॉइंटेड एंड वाला ब्लंट वेपन जैसे स्क्रू ड्राइवर, आइस पिकर, वो तो उससे क्या होगा, उससे जो वुंड बनेगा वो इर्रेगुलर होगा, मतलब राउंड होगा, ओवल होगा, कोई भी शेप हो सकती है और इर्रेगुलर मार्जिन्स होंगे। ठीक है, तो जो इंसाइज स्टैब्ड वुड, अब हम देखेंगे तीनों को अलग अलग नाम देंगे। तो जो कटिंग एज वाले वेपन से कटिंग एज है और पॉइंटेड एंड है तो उससे हो रहा है तो क्या है, इंसाइज स्टैब्ड वुड, जैसे वेज शेप्ड और स्पिंडल शेप्ड। और अगर केवल पॉइंटेड एंड है तो कौन सा होगा, लेसरेटेड स्टैब वुंड। अब मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस देखेंगे तो उसकी मेडिको लीगल इम्पॉर्टेंस क्या है स्टैब वुंड की, कि जो वेपन का टाइप यूज़ हुआ है वो पता चल जाएगा किससे, शेप से। अगर सिंगल कटिंग एज है तो वेज शेप्ड होगा, डबल कटिंग एज है तो स्पिंडल शेप्ड होगा, पॉइंटेड एंड है तो राउंड ओवल शेप्ड होगा। और फोर्स ऑफ पेनिट्रेशन पता चल जाएगा किससे, कितनी डेप्थ है। हमने बोला इसकी डेप्थ ज़्यादा होगी, डेप्थ इज़ अ ग्रेटर डायमेंशन, तो जितना ज़्यादा फोर्स होगा पेनिट्रेशन का उतनी ज़्यादा डेप्थ होगी। रिलेटिव पोजीशन ऑफ असाइलेंट एंड द विक्टिम, विक्टिम और असाइलेंट की रिलेटिव पोजीशन पता चल जाएगी, क्योंकि हमें पता चल जाएगा कि जो डायरेक्शन है वुंड की या फिर डायमेंशन है जो वुंड की, उससे एज ऑफ इंजरी पता चलेगी और मैनर ऑफ प्रोटेक्शन पता चलेगा। मैनर ऑफ प्रोटेक्शन, पोजीशन, नंबर और डायरेक्शन, कितने असाइलेंट थे, कितने थे, कहाँ था और कैसे हमला किया, ये सब। अब हम पढ़ रहे हैं गैपिंग ऑफ वुंड। गैपिंग ऑफ वुंड क्या होता है, हमारी पूरी बॉडी में लाइंस ऑफ लेंगर पर डिपेंड करता है गैपिंग ऑफ वुंड। लाइंस ऑफ लेंगर मतलब हर टिश्यू के जो फाइबर्स होते हैं वो एक तरफ अरेंज होते हैं। तो अगर हम परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ लेंगर के परपेंडिकुलर हम अटैक करते हैं तो क्या होगा कि हमने अटैक किया तो क्या होगा, वो फाइबर्स हैं टूटेंगे तो फिर वो खींचेंगे, तो जिससे क्या होगा, गैपिंग होने लगेगी। और अगर हम परपेंडिकुलर करेंगे तो ज़्यादा गैपिंग होगी, लेकिन अगर हम पैरेलल करते हैं मतलब इन डायरेक्शन ऑफ लाइंस ऑफ लेंगर, उसी डायरेक्शन में हमने किया है तो क्या होगा, जो गैपिंग होगी, फाइबर्स टूट नहीं रहे हैं, उनके फाइबर्स के बीच में जो गैप था वहाँ हमने किया है तो क्या होगा, लेस गैपिंग होगी। अब है इंसाइज्ड वुंड सिनेरियोज, मतलब इंसाइज्ड वुंड के जो सिनेरियोज हैं वो क्या क्या हैं, कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज़ में मिल सकता है हमें इंसाइज्ड वुंड। मतलब सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज़ क्या होती हैं, इनका मोटिव क्या होता है, दूसरों पर ब्लेम लगाना और ख़ुद को नुकसान पहुंचा के दूसरों को पहुंचाना, ये होती है सेल्फ इन्फेक्टेड इंजरीज़। कॉमनली शार्प कटिंग वेपन से होती हैं, इजीली एसेसेबल एरियाज़ में होती हैं बॉडी की, सुपरफिशियल होंगी और यूनिडायरेक्शन होंगी। मतलब एक ही डायरेक्शन में, तो अगर हम अपनी बॉडी पे कहीं भी कट लगा रहे हैं तो वो एक ही डायरेक्शन में लगा पाएंगे और सुपरफिशियली लगाएंगे, क्योंकि हमारा मोटिव मरना नहीं है, सिर्फ ब्लेम करना है। दूसरी सुसाइडल इंजरीज़ का मोटिव क्या है, सुसाइडल इंजरीज़ मरने के लिए होती हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, इंसान जब मरने जाता है तो अगर कट वगैरह लगाता है तो पहली बार में ही सीधे नस नहीं कट पाती या फिर कुछ भी नहीं हो पाता, जिससे ऐसी
कहीं एरिया पर ऐसी कोई नर्व नहीं कट पाती जिससे मर जाए। तो सबसे पहले वो बहुत सारे कट्स लगाता है धीरे धीरे, फिर जब उसे हिम्मत मिलती है तब वो जाके सुसाइड कर पाता है। तो यहाँ पर हेजिटेशन कट्स मिलते हैं बहुत सारे, मल्टीपल, स्मॉल और सुपरफिशियल। फिर है डिफेंस वुंड। डिफेंस वुंड कहाँ पर मिलता है? मेनली फोर आर्म और पाम पर मिलता है। डिफेंस वुंड का वुंड क्या है, इसका मोटिव, मतलब मोटिव क्या, इसका क्यों हुआ है ये देखें तो अपने आप को बचाने के लिए। तो इंसान जब भी हम पर कोई अटैक करेगा तो हम या तो हथेली से बचाएंगे या आगे हाथ लगाएंगे। तो फिर इसमें हम अटैक को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो किस वजह से डिफेंड वुंड हुआ है? ट्राई टू वार्ड ऑफ एन अटैक। और कहाँ देखने को मिलेगा? फोरआर्म और पाम में। जेनाइटल इंसिजन्स क्या होते हैं? जेनाइटल इंसिजन कभी भी सुसाइडल नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ ना ही एक्सीडेंटल हो सकते हैं बहुत कम केसेस में। तो जेनाइटल इंसिजन बहुत ही रेयर होते हैं और होमिसाइडल हो सकते हैं या फिर टॉर्चर की वजह से हो सकते हैं। और फिर है इंसिजन्स एज ऑटोप्सी आर्टिफैक्ट। तो ये सारे सिनेरियोज हैं। लास्ट बचा है हमारा चॉप वुंड। चॉप वुंड क्या है? चॉप वुड किससे प्रोड्यूस किया गया है? हैवी कटिंग वेपन से, जैसे एक्स, कुल्हाड़ी। लेंथ ऑफ वुंड इक्वल्स टू लेंथ ऑफ ब्लेड। जितनी ब्लेड की लेंथ होगी उतनी ही वुंड की लेंथ होगी, मतलब ब्लेड और वुंड की लेंथ बराबर होगी। तो वुंड इज वेज्ड इनटू अंडरलाइंग बोन विच सोल्स डीप ग्रूव्स एंड कट। अब हैवी कटिंग वेपन है तो डीप तो जाएगा ही, तो वुंड वेज्ड होगा, अंडरलाइंग बोन तक जाएगा, वो बोन तक, और जिससे डीप ग्रूव्स या फिर डीप कट्स दिखेंगे हमें। हाईली सजेस्ट कब मतलब कब, अगर चॉप वुंड है तो हम क्या कहेंगे कि या तो होमिसाइड है या असॉल्ट किया गया उसे। अब मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस देखते हैं इसकी मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस क्या है? मोस्टली होमिसाइडल होगा, यूजुअली इन्फ्लिक्टेड ऑन द एक्सपोज पोर्शन लाइक हेड, फेस, नेक, शोल्डर। एक्सपोज पोर्शन पे ही इन्फ्लिक्ट करेंगे, ठीक है। कुछ एक्सीडेंटल हो सकते हैं जो कि मशीनरी वगैरह से हो सकते हैं, रेयरली हो सकते हैं सुसाइडल। कॉजेटिव वेपन क्या है? वुंड एग्जामिनेशन से हमें कॉजेटिव वेपन का पता लग जाता है और पोजीशन ऑफ असाइलेंट भी पता चल जाती है। जैसे अगर हम चॉप वुंड में वुंड देखें तो एक तरफ क्या होगा, जो वुंड है, जो सुपरफिशियल टो एंड है वुंड का, वो कैसा होगा? पतला होगा, सुपरफिशियल। और जो वुंड का जो लास्ट वाला एंड है वो डीपर और हील ऑफ द एंड होगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि पोजीशन कहाँ है साइलेंट की। तो जहाँ पर हील होगा वहाँ पर साइलेंट होगा, और जहाँ पर टो होगा, मतलब सुपरफिशियल टो, वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर विक्टिम होगा उस डायरेक्शन में। तो इंजरीज फिनिश होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। कोई भी क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।